सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कराची में एक इमारत को तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इस इमारत को तोड़ दें। पहले कहा बम से उड़ा दें, अब बम से नहीं उड़ाया जा रहा, लेकिन 400 मजदूर लगे में पूरी मशीनरी के साथ उसको तोड़ रहे हैं। जब ये मनाजिर देखे गए तो कराची की तमाम सियासी जमातें और आबाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपर्स और बिल्डर्स की तंजीम है, उनके रहनुमा वहाँ मौजूद हो गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस चला, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। और ये जो ज़ख्मी हुए और जिन पर लाठीचार्ज हुआ, ये पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। फैसला कोई नहीं मान रहा है सुप्रीम कोर्ट का, फैसले के अंदर झोल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का ये फैसला जाहिर है अमल दरामद हो रहा है, एहतराम है उस फैसले का, लेकिन फैसला आने के बाद लोगों की जो राय है, कराची में कोई भी शख्स, कोई भी सियासी जमात, कोई भी उस फैसले से मुतमईन नहीं है। नुकात ये हैं, नंबर एक, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन्होंने जमा पूंजी लगाई, फ्लैट ख़रीदा, सारी एनओसीज़ को देखा, 5 साल से रह रहे थे, उन्हें बेघर किया गया, उनको अल्टरनेट नहीं दिया गया, उनको पैसे नहीं दिए गए। दूसरा अहम नुक्ता, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये एनओसीज़ दी, उनके खिलाफ फैसले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सुबह से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलात में दीगर भी दिए हैं। बहरिया टाउन से मुतालिक फैसला है, 485 अरब रुपए का जुर्माना अदा किया गया और लिया जा रहा है और रेगुलराइज कर दिया गया। इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर भी एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें बड़े बड़े अमीर लोगों के घर थे, उसको रेगुलराइज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया? बड़े सवाल उठ रहे हैं, बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत बेचैनी है। बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है उस पॉइंट पर नस्ला टावर के साथ ही जहां ये तोड़ फोड़ जारी है। तमाम सियासी जमातें बात कर रही हैं, आखिर इस पर क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी? कहते हैं आईनी माहिरीन कि अब इसके दरवाजे बंद हो गए हैं। आखिर अगर इतने बड़े शहर में जो पाकिस्तान को 60-65% रेवेन्यू देता है, वहाँ की टोटल बिजनेस कम्युनिटी, वहाँ के तमाम बिल्डर्स, वहाँ की सियासी जमातें, वहाँ की समाजी जमातें सब ही इस फैसले के खिलाफ हैं, तो आगे रास्ता क्या होगा? लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें जो मैंने गेस्ट लिए हैं, जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मोहसिन शेखानी साहब जो चेयरमैन के कल जख्मी भी हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, कल से आज से मुसलसल इस मामले पे लगे में, वो मेरे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। आरिफ जीवा साहब जो फार्मर चेयरमैन है आबाद के, वो भी मुसलसल इस मामले को देखते रहे हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टूडियो के अंदर मेरे साथ रऊफ अख्तर फारूकी साहब मौजूद हैं, साबिक डीजी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये तय करती है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर ये बिल्डिंग्स बनेंगी, वो कितने मरले की होंगी, उसका साइज क्या होगा, एनओसीज क्या होंगी। यानी कि ये ही बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर बार बार इल्ज़ामात हो रही है बिल्डिंग्स ठीक नहीं है। वो इदारा किस तरह से एनओसीज देता है? मैं बात का आगाज़ यहीं से करता हूँ। रऊफ अख्तर फारूक साहब, बहुत बहुत खुश आमदेद आज के इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, लोग आवाज़ उठाते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स पैसे लेकर एनओसीज देते हैं, और इसमें कोई शुबा भी नहीं है, कोई बिल्डर नहीं कहता कि मैंने पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान के दीगर शहरों में मामला वन विंडो ऑपरेशन के, कराची में पैसे देकर नहीं होता। आप चूंकि सीट के ऊपर काफ़ी वक्त रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं, अब आप ज़ाहिर रिटायर हो गए, लेकिन आपको शहर का दर्द भी पता है और ब्यूरोक्रेसी की चीज़ें भी पता हैं। आखिर क्या है मामला? आखिर ये बिल्डिंग के बारे में क्यों ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, यकीनन तकलीफ़देह बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमें इसके तमाम पहलुओं को देखना चाहिए। सिर्फ हम ये कह दें कि बिल्डर मासूम है तो भी मुनासिब नहीं है, या ये कहें कि अवाम हमारी जो है वो मासूम है, वो भी मुनासिब नहीं है, या हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी है वो मासूम है, वो भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, सभी इसमें अपने अपने हिस्से का। अदलिया मासूम साबित हुई। फैसले के अंदर दो अहम नुक्ते छोड़ दिए जिनका मैंने जिक्र किया। ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने एनओसी दी उनके खिलाफ एक्शन नहीं है,
और जिन लोगों ने पैसे लगाए उनको पैसे देने से मुतालिक फैसला तो है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, वो बेघर पड़े। देखिए, अदलिया के बारे में फैसल साहब, हम कौन होते हैं कि उसके खिलाफ कोई राय कायम करे? अगर आप अदलिया पर ही लफ्ज़ उठाना शुरू कर देंगे, अदलिया पर ही अगर आप ये चीज़ें करने शुरू कर देंगे, वो गलत फैसले देती, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हमें हर हाल में एतमाद किसी न किसी अदारे पर तो करना है, और वो अदारा इस वक्त अगर बचा हुआ है तो अदलिया का ही है। यकीनन वहाँ भी इंसान बैठे हुए हैं, फरिश्ते तो कहीं भी नहीं होते, गलती इंसान से ही होती है। ये गलती लेकिन हुई है? नहीं, मैं इसको गलती नहीं कहूँगा। अच्छा, मैं इसको यकीनन अगर आप इसको तफसीली तौर पे इसको एग्जामिन करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती मौजूद है। अदलिया ने कोई एक दिन में, जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा है उनकी गलती है? यकीनन उनकी गलती नहीं है, क्योंकि नहीं। जब हम एक ब्यूरोक्रेट्स ने जिन्होंने एनओसी दिया उनकी गलती है। देखिए, जब आप फैसले को पढ़ते हैं तो फैसले को अगर हम पढ़ें तफसील से तो उसमें बहुत सी चीजें हाईलाइट की गई हैं। कोई मुतमिन नहीं है ना, फैसला तो आ गया, उस पर इजहार राय हो रहा है। मैं तो वो एंगल निकाल रहा हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके आप साबिक डीजी रहे, पैसा चलता है, औने पौने एनओसीज बन जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका साबिक डीजी काका कनाडा में बैठा है, पता नहीं कितने पैसे लेके करते रहे मामला। ये मतलब मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट में कहे गए। मैंने कहा ना कि किसी न किसी की तो गलती इसके अंदर है, ये बात तो 100% दुरुस्त है कि इसमें गलती तो हुई है। गलती किस लेवल पर हुई है उसका तमाम चीज़ें अगर आप फैसले को पढ़ते हैं तो अहाता किया है, गलतियाँ कहाँ हुई हैं। यकीनन हमारी एक, अगर हम सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल की बात करते हैं तो आपकी एक पूरी बाइबल है, एक पूरा रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके मुताबिक ये नक्शे पास होने चाहिए। तो कहीं तो गलती हुई, और यकीनन इसमें अगर गलती है तो बेसिकली बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गलती है, उठाया जा रहा है। और ये तो मैं आरिफ जीवा साहब को प्रोग्राम में शामिल करता हूं। आरिफ जीवा साहब, गलती हुई है, रऊफ अख्तर फारूकी साहब साबिक डीजी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, कह रहे हैं गलती हुई है। इस गलती का खमियाजा आम आदमी क्यों उठा रहा है? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, पहले तो मैं जो है वो आपको और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कल से आप लोग जो है वो इस इशू को रेस किए हुए, और कल आपके कैमरामैन और आपके जो रिपोर्टर हैं उनके साथ भी जो है वो जो पुलिस थे जो कल दरिंदगी की है यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उनके साथ भी जो वो भी एक विटनेस है यहाँ के, जो उनके वो भी जख्मी हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो आपके पूरी टीम का शुक्रिया। देखिए फैसल भाई, सबसे पहली बात ये है, गलती हुई है, चाहे वो बिल्डर से हुई है, चाहे इदारे से हुई है, चाहे किसी से हुई है। हम तो सवाल सिंपल कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब 4 बिल्डिंगें हो गई सुप्रीम कोर्ट में, पहले 1 थी, फिर 2 हुई, अब 4 बिल्डिंग्स हो गई है। चारों बिल्डिंग की आप बुनियाद देखें तो उसमें जमीन का इशू सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया है कि जी इस जमीन में लैंड ज्यादा थी, फला जमीन रेलवे की थी, फला जमीन पार्क की थी। तो ये जमीनें आज नहीं वजूद में आई, 20-20 साल पहले इसके लेआउट अप्रूव हुए। डीसी उसका लेसर है, रेलवे उसका लेसर है, ये सारे लेसर है उसके। तो इन लेसर को जो है ये नहीं समझ आए कि जमीन का जो हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, फारूकी साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि डीसी लेसर जो होता है वो मास्टर प्लान को फॉरवर्ड करता है। मास्टर प्लान एक लेटर लिखता है कि जी आपने ये फॉरवर्ड किया है, इसका टाइटल, इसका स्टेटस दोनों ठीक है, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाता है। सारा आपको फैसल भाई, खान साहब आपको पता है, फारूकी साहब को भी पता है। मैं शॉर्ट में ये कहूंगा, हमें कोई इदारा बताएं, हमें कोई जगह बताएं कि आप कहते हैं डीएचए में प्रॉब्लम नहीं होता, हम वहां से नक्शे पास करा लेते हैं। आप कहते हैं कि जी फला जगह से नक्शे पास करा ले, हम वहां से करा लेते हैं। तो हमें कोई विंडो तो दे। आप 8 साल बाद आके एक फैसला आता है, 5 साल से लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, और 8 साल बाद फैसला आता है कि जी ये जमीन ठीक नहीं है। तो जमीन को बिल्डर थोड़ी वेरीफाई कर रहा है, या तो ये काम प्राइवेट सेक्टर को दे दें या डीएचए को दे दें। भाई कहीं तो हम खड़े हों। आज हमसे सवाल ये होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट पे 17 एनओसीज ली है, तो क्या इन एनओसीज के बाद भी बिल्डिंग बनेगी और आप हमें पोजीशन देंगे, हम अपनी सारी जमा पूंजी आपको बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आप उठा रहे हैं। आखिर कौन कहां से ले? आरिफ साहब, यही सवाल मैं फारूकी साहब के सामने रखता हूं, लेकिन फारूकी साहब आपसे जवाब लेने से पहले, जो वहां का एनवायरनमेंट रहा है सुबह से, समाजी रहनुमा हैं अल्लामा बशीर फारूकी साहब, उन्होंने क्या दरख्वास्त की है,
फैसल सब्जवारी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर हैं, वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार भी वहाँ खिताब कर रहे हैं, PTI के रहनुमा भी खिताब कर रहे हैं, साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और बड़े बिजनेस टाइकून हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुने फिर फारूक के साहब के बाद। जो मशीनें लगी हुई हैं, खुदारा उसे रोक दिया जाए, खुदारा इन मशीनों को रोक दिया जाए, वो बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ फ्लैट खरीदा है, कब्जा नहीं किया है, आके किसी सियासी पार्टी का, किसी मजहबी जमात का, किसी मज़ार का, किसी और चीज़ का झंडा नहीं गाड़ा है। बाकायदा NOCs देखकर बैंकों के जरिए खरीदो फरोख्त हुई है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का और जो मुताल्लिका इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, इलेक्ट्रिक, सब की जानिब से इजाज़त नामे देख कर खरीदा है। रात में हम पढ़ते सुनते रहते हैं और वो भी तलवार लटक रही है। हुकूमत एक एमनेस्टी दे और इन प्रोजेक्ट को रेगुलराइजेशन करने के लिए एमनेस्टी दे। आपने 4-4, 5-5 पैसों को, काला धन को सफ़ेद करने की तो एमनेस्टी दी है। फारूक साहब, जो बात आरिफ जीवा साहब कह रहे थे, आपके ख्याल में इतना पेचीदा मामला है और ये पेचीदगी बिल्डिंग कंट्रोल के रूल्स लॉस के खिलाफ NOCs किसी भी तरीके से जारी होने के बाद होती हैं, जिसको चैलेंज किया, उसके बाद फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनकी किसी डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं है, सब पैसे देके बना लेते हैं। देखिए, हम चूँकि इस वक्त पर्टिकुलरली नेसा टावर की बात कर रहे हैं, नेसा टावर की बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर यकीनन जीवा साहब ने जो बात की या वहाँ पर चाबाद के चेयरमैन ने जो बात की है, जो अभी बात कर रहे हैं वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखिए पब्लिक का तो इसमें यकीनन कोई कसूर नहीं है इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में या किसी भी तरीके से ये इसको तोड़ने के लिए जो भी अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सर आँखों पर सही है, उन्होंने कहे तो सही होंगे, लेकिन कसूर में शामिल जो लोग हैं इसमें वो अदारे हैं, यकीनन अदारे, अगर कहीं ना कहीं अदारों ने गलती की है तो उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसको मैं 100% कहूँगा कि उनका फैसला अगर आप पढ़ते हैं तो अपने मेरिट्स के ऊपर बिल्कुल वो जायज़ हैं। अगर आप किसी ज़मीन कह रहे हैं कि लोगों को पहले पैसे दें उसके बाद तोड़ें, फैसले के अंदर पहले पैसे देने की बात नहीं है। जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये सब कुछ किया है उनको लटकाने की, उनसे पैसे लेने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं फैसला ठीक है? नहीं, देखिए मैंने फिर वही बात की, फैसले की जो मेरिट की हम बात करते हैं उसमें कोई गलती है, कोई झोल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उनका क्या कसूर है, जिन्होंने बुकिंग कराई, जो वहाँ पर रह रहे थे, सिर्फ ये एक पॉइंट है। उस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए यकीनन उनको पैसे मिल जाने चाहिए। जिन लोगों ने इसमें NOCs दी हैं और गलत दी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर उन पर एक्शन नहीं होगा तो यकीनन ये ज्यादती होगी। तो फैसले में आपने देखा है, फैसले में उनको आइडेंटिफाई किया है कि बिल्डिंग कंट्रोल ने, अदारों ने गलत NOCs दी हैं। तो जब गलत NOCs दी हैं तो यकीनन कौन करेगा उनको, कौन पकड़ेगा? जब तक उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने पैसे लेकर गलत NOCs दी, तो आप उसको एजिटेट कीजिए ना। नहीं, आप बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर होना, एक ऑर्डर है कि तोड़ दो, बम छोड़ा दो, दूसरे उस ऑर्डर के अंदर ये नहीं है कि इन सारे अफसरान को खींच के ले आओ यहाँ पर मेरे पास। बिल्कुल, वो भी यकीनन होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करें? कराची के लोग आपके ख्याल में किस तरह फ्लैट, कोई बेंगलोर, कोई प्लॉट कैसे लें? तरीकेकार बताइए कैसे लें। तरीकाकार तो जो है वही है, कानून मौजूद है, नहीं रहा। वारिस जीवा साहब ने भी बात की, मोहसिन शेखानी साहब ने बात की, बशीर फारूकी साहब ने बात की, फैसल सब्जवारी साहब ने बात की, PTI के रहनुमाओं ने बात की, इवन पीपल्स पार्टी के सईद खनी ने भी बात की कि कोई यहाँ पर कोई इदारा बनना चाहिए। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट ले जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं और सुप्रीम कोर्ट बोले हाँ ये ठीक है, आप ले लीजिए। फैसल साहब, अगर ऐसी ही बात है तो कल ही हमारी हुकूमत वक्त ने सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया है, एक्ट पास किया है कल। उस एक्ट को अगर आप पढ़ते हैं और जो एग्जिस्टिंग एक्ट उसको अगर पढ़ते हैं तो आप फैसला खुद कर लेंगे कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको आज ही चाहिए था कि उस एक्ट में यही अमेंडमेंट आप डाल सकते थे कि किसी तरीके से यहाँ पर या तो कोई ऐसी एमनेस्टी आ जाए या वो जो लोग हैं जिन लोगों ने ये गलतियां करते रही हैं, माजी में कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सीरियस और स्टर्न एक्शन होना चाहिए। आपने उसमें ऐसी कोई चीज नहीं की है, नहीं डाली। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम कहते कुछ है, करते कुछ, तो किस आधार पर
आप किस एतबार। आरिफ रीवा साहब, ये बड़े अच्छा पॉइंट उठाया है कि कल जो एक्ट मंजूर करने की कोशिश कर लिया गया, अपोजिशन उसको नहीं मान रही। अब कहते कुछ है, करते कुछ हैं। आपके साथ, आप इस वक्त किनके साथ डायलॉग में हैं? आप वफाक के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सिंध हुकूमत के साथ इल्तिजा दरखास्त तो कर रहे हैं, अपील तो कर रहे हैं नजरसानी की, बार बार तकरीरों के अंदर हम सुन रहे हैं चीफ जस्टिस के लिए, लेकिन हुकूमत के साथ कहां पे आप राब्ते में हैं? देखिए, हुकूमत की तरफ से कल जो है प्रोटेस्ट हुआ, कोई राब्ता नहीं है। गनी साहब का कल एक स्टेटमेंट आया छोटा सा, पहले उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया असेंबली में, कल एक छोटा सा स्टेटमेंट आया। हुकूमत ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। आपने जो नाम लिए तमाम की तमाम जो है जो पीटीआई समेत अपोजिशन के लोग आए या एमक्यूएम आई है, उन्होंने राब्ता किया और जिन्होंने ये करके देना है, उनमें से कोई नहीं आया, ना उन्होंने राब्ता किया है। तो हमको यही अगर वो राब्ता कर लेते हम उठ जाते। अच्छा, दोहरे मेयार की जहां तक बात है, तो जो हुकूमत आई है उसने शहर कराची के साथ दोहरा मेयार किया है। इम्पोर्टेंटली हम जो बात कर रहे हैं, इस शहर कराची के साथ ही हुआ है, ये किसी और शहर में नहीं हुआ। ये शहर कराची के, आज लीडरानी आए थे, हमने भी उनको यही कहा कि आप कराची के लिए, आप इस्लामाबाद जाके कराची के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते? आप कराची की बात, आप कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो काम करके दे रही है, आप एक जगह क्यों नहीं जमा होते सारे के सारे? आप कराची को प्रोटेक्ट तो करें कम से कम सारी जमातें मिलके। आपके इख्तिलाफात अपनी जगह पे, आपके जो भी मामला है अपनी जगह पे। बिजनेस कम्युनिटी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज शुक्रगुजार है, आज सियासी पार्टियों के लोग आए, उन्होंने हमारी आवाज से आवाज मिलाई, उन्होंने हमारी बात की। आज हम जो लोग आए उनके शुक्रगुजार है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे ने ना कोई राब्ता किया है। कल आपके प्रोग्राम में रात को मेरे साथ थे तैमूर तालपुर साहब, उन्होंने कहा मुझे आज पता लगा है, अभी पता लगा है कि शारा फैसल पे बिल्डर्स हजरात के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ क्या हुआ। मैं अभी सीएम साहब से बात करता हूँ, मैं अभी आपसे राब्ता करता हूँ, मैं अभी आपके मसले का हल निकालते हम बैठ के आज ही, लेकिन अभी तक कोई ना मसले, अभी तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब ब्रेक के बाद हम एक सिंपल सा सवाल रख रहे हैं कराची वालों के लिए, बल्कि सारे पाकिस्तानी का सवाल है कि कराची में फ्लैट अगर लेना है, प्लॉट लेना है, घर लेना है, उसका तरीक़ेकार क्या है? साबिक डीजी रऊफ़ अख्तर फारूक साहब इसका जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मामला देख रहे हैं आप, मुसलसल एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का एहतराम है। चीफ ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है नस्ला टावर को बम से उड़ा दो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जितनी मशीनरी आपके पास है वो सब ले जाएं और उसको तोड़ें। सारे बिल्डर, डेवलपर्स, सब तमाम सियासी जमातें, सब लोग बैठे हैं। अब इसके ऊपर नज़रसानी, इल्तिजा, दरख्वास्त, उसके ऊपर अपीलें की जा रही हैं। क्या होगा अभी बाकी है ये सब कुछ दिखना। लेकिन कराची के लोग करें क्या? अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, कोई ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यहाँ पर आकर कोई घर लेना है, कोई फ्लैट लेना है, कोई प्लॉट लेना है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? क्योंकि चीफ ऑफ पाकिस्तान ने कई बार ये रिमार्क्स दिए और फैसले के अंदर भी लिख दिया, और हर आदमी, हर बिल्डर, हर सियासी जमात कह रही है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे करप्ट इदारा है। कोई एक नक्शा पास पैसे दिए बगैर नहीं होता, वो भी थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों रुपए में। बाकी डिपार्टमेंट्स का भी बेड़ा गर्क है, ये चीफ ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मेरे साथ रऊफ़ अख्तर फारूक साहब बैठे हैं, साबिक डीजी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। सर, हम इस इदारे की तारीफ अगर करना चाहें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, आपके ज़माने में, उससे पहले और अब, वाकई ये जो सारा मंजरनामा है, चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही हैं, मीडिया पे लोग तरजीह दे रहे हैं, कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा है उस इदारे को, इतनी करप्शन क्यों है? और मेरा इब्तिदाई सवाल, एक आम पाकिस्तानी कैसे यहाँ पर कोई फ्लैट, घर, प्लॉट ले? फैसला भाई देखें, बज़ाहिर तो ये चीज़ें, या जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, इसका परसेप्शन ऐसे ही है जो हमें नज़र आ रहा है, जो कि माजी में कभी नहीं था। और यही वजह है कि अगर आज भी आप बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिस में जाए तो आपको एंटर होने के लिए इतने मराहल से गुजरना पड़ेगा, इतने सिक्योरिटी चेक्स होंगे, जबकि आवाम का अदारा है, वहाँ पर हर एक को ओपन होना चाहिए, नोट देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें, अगर जितनी चीज़ों को आप बंद करके दबा के रखेंगे, उसमें उतना ही बदबू का एलिमेंट बढ़ता जाएगा। तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है, चीज़ों को ओपन क्यों नहीं किया जाता? तो जब तक ये अदारे ओपन थे, बेहतर थे।
हम ये नहीं कह सकते परफेक्ट थे, बेहतर थे। इंसान मैंने कहा गलती का पुतला है, लेकिन गलती और एक ब्लेंडर में बहुत बड़ा फर्क है। कहीं एक थिन लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती है और करनी चाहिए। माजी में भी बिल्डिंगें बनती थी, एक बिल्डिंग अगर कहीं गिरती थी तो मुझे याद है कि अगर किसी ज़माने में एक बिल्डिंग लियारी में गिरी थी या एक बिल्डिंग क्रिस्टन में गिरी थी, हम लोगों की मुसीबतें आ गई थी और लोगों का जीना महाल हो गया था। इतने एक्शंस हुए, इतने क्रिमिनल केसेस बने। आज रोज़ाना बिल्डिंगें गिरती हैं, कोई असर आपने होता हुआ देखा है? किसी अफसर को आपने पकड़ा हुआ कभी गिरफ्तार देखा है? किसी पर आपने कोई चीज़ें होती हुई देखी है? तो जब ये नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है। तो हमें पहले अपना गिरेबान में देख लेना चाहिए सर, और उसके बाद आवाम को रिलीफ देने के लिए आपके पास रास्ते चीजें बहुत मौजूद हैं। की करप्शन हम आम आदमी को तो तज्जिए को रहने देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो वो कहते हैं, उन्होंने फैसले मैंने लिखा कि इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ इन पर्टिकुलर केस के अंदर इन ब्यूरोक्रेट्स के इन इदारों के डीजीज के इन ऑफिसर के खिलाफ ये कार्रवाई हो। फैसले में नहीं लिखा। खैर, मैं उस पर आता हूं कि कराची का में कैसे प्लॉट लिया जाए, कैसे फ्लैट लिया जाए, कैसे जमीन ली जाए, कहां से होगा, ये तय हो जाए कि ये सारे एनओसीज, ये सारे चालान, ये सारे डॉक्यूमेंट लीगल हैं और कभी कोई मसला नहीं होगा। लोग अपने घर में रह रहे होंगे, उनको बम से उड़ाने का ऑर्डर नहीं आएगा, उस बिल्डिंग को उनको नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने तो लोन पर लिए हैं, वो बिल्डिंग टूट रही है, उन्हें बैंक में लोन देना है। अगर वो लोन नहीं देंगे, किस्त अदा नहीं करेंगे तो वो करप्ट हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे, उन्हें कोई बैंक की सहूलत नहीं मिलेगी। मतलब लोगों की जहनी अजियत, और वो बच्चे जिनके घर टूट रहे हैं, वो उनकी माएँ, पूरा एक नफ्सियाती मामला इस फैसले के साथ जुड़ गया है। कराची वाले घर कैसे लें? फैसल साहब, आप ये बताइए, आप ही जवाब दीजिए मुझे कि आखिर ये शुरू कहाँ से होगा? ये जो गलतियाँ, हमाकतें, करप्शंस और ये सब चीज़ें जो एनआरकी पैदा हो चुकी है इस सूबे में, इस शहर में, ये ख़त्म कहीं ना कहीं तो शुरू होगी ना। तो जहाँ से शुरू होगी वहीं से फिर हमें आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर आप हर एक को देखेंगे डिटेल में तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी हमाकतें नजर आ जाएंगी। आम शहरी को पहले पैसे दिलवाते, ब्यूरोक्रेट्स को पहले लटकाते, उसके बाद बिल्डिंग तोड़ते। सीक्वेंसिंग होती है, लोग मुतमईन होते हैं, हाँ भाई पैसे मिल गए, इनको भी लटका दिया, हाँ तोड़ दो। लेकिन पहले बिल्डिंग तोड़ दो, ब्यूरोक्रेट को ना पकड़ो, लोगों को पैसे ना दो। शुरुआत का तरीक़ेकार भी तो इत्मीनान। देखिए सब इसमें अब सुप्रीम कोर्ट पे हम और आप कौन होते हैं, उस पे किसी चीज फैसला आ चुका है, मैं कमेंट करूंगा, हर पाकिस्तानी कमेंट कर रहा है, हर फैसला आने के बाद तो हक हासिल है ना। आप सुप्रीम कोर्ट का एहतराम सर आंखों पे, आप बिल्कुल, आपको हक, जज साहिबान का एहतराम, लेकिन फैसला आने के बाद तो मैं बात करूंगा, आप भी बात करेंगे। और मैं आपको बुला दावत भी मैंने इसलिए दी है कि अगर उसके अंदर कोई झोल होगा या वो इंसाफ नहीं मिल रहा होगा तो ये इतने बड़े मुजाहिरे, इतने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो क्यों रही है? नहीं, सब घर पर बैठते हैं। बज़ाहिर अगर आप देखते हैं तो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी अकल कहती है जी। मगर जो इतना बड़ा लार्जर बेंच है, यकीनन हम अपने आप को उसके काबिल नहीं समझते उस विजन के तहत जिसमें सुप्रीम कोर्ट रन कर रही होती है। चले, आप ये कह रहे हैं उन्होंने कोई चीज देखी है। खुर्रम शेर जवान साहब पीटीआई के सीनियर हैं, मुसलसल इस मौजू पे बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। खुर्रम भाई, एक छोटी सी बात मैंने सामने रखी है, साबिक डीजी रऊफ अख्तर फारूकी साहब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो बात कर रहे थे। सवाल सिंपल सा है, कराची में कोई रहने वाला अगर एक फ्लैट, एक मकान, एक प्लॉट लेना चाहे तो तरीक़ेकार क्या होगा? आप पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, आपकी हुकूमत है वफाक के अंदर, कराची के शहरियों को समझाएं कि यह तरीक़ेकार होगा, आप फ्लैट ले लें, आपका फ्लैट बम से नहीं उड़ाया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। जनाब यार, कोई तरीकाकार नहीं है, सब कुछ सिस्टम के ऊपर चल रहा है। सिस्टम चलना चाहिए, आजकल सिस्टम बंद हुआ हुआ है। कोई 300 अपार्टमेंट्स की एनओसीज भी रुकी हुई हैं। मैं आपसे बताऊं असल में मसला क्या है। देखिए, सिस्टम तो चलेगा, सिस्टम से मुराद ये है कि माल दो, अगर माल दोगे, पैसा दोगे तो जल्दी एनओसीज मिलेगी, जल्दी अप्रूवल्स मिलेगी। कराची के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग 5-6 करोड़ 10 करोड़ से कम की रिश्वत के दिए बगैर नहीं तैयार होती है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो फिलहाल सिस्टम रुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, उनको इंसेंटिव्स देने हैं ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, बेरोजगारी के अंदर कमी है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ कितनी सारी इंडस्ट्रीज अटैच हैं, चाहे सीमेंट हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो लॉक्स की हो, चाहे वो क्रॉकरी की हो, कटलरी की, बेशुमार इंडस्ट्रीज। तो तय हुआ कराची वाले फ्लैट ना लें, प्लॉट ना लें, कुछ ना करें, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। देखिए ना, बात ये जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है सिंध हुकूमत, जिम्मेदार है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी,
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जब वो एनओसी बिल्डर को दे देती है तो उसके बाद जो शहरी खरीदेगा उसको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने तो कहा मतलब हर फोरम पे कहा, सिंध असेंबली में कहा कि अगर मसमार नस्ला टावर को क्यों करते हैं, मसमार करना है तो उस वक्त के उन तमाम लोगों को करें जिन जिन लोगों ने सिग्नेचर्स करी हैं, वो जिम्मेदार हैं, उनको देना, उनकी जिम्मेदारी है, उनको सजाएं दें। आप इनको क्यों सजा दे रहे हैं? जिंदगी भर की मेहनत का पैसा, खून पसीने की मेहनत का पैसा, लोगों ने कर्जे लिए, लोगों ने उधार लिए, लोगों ने जेवर बेच के इंस्टॉलमेंट इसका वे आउट किया है, खुरम साहब। वे आउट बड़ा सिंपल से वे आउट है। सिंध असेंबली में करारदाद आई। अच्छा, हमें बताया गया कि जनाब आलम करारदाद लेकर आ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे नस्ला टावर पे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। जब करारदाद आई तो करारदाद में लिखा है कि सुबह सिंध के अंदर जितने इनके काले करतूत हैं उन सबको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, सबको साफ कर दिया जाए। हमने करारदाद वो फाड़ कर फेंक दी। हमने कहा नहीं करते एक्सेप्ट। अब हमने कहा कि 8, 10, 15 बिल्डिंगें भी हैं, अगर लेट्स से के लोगों का इंटरेस्ट है उसके अंदर, जिस तरीके से बहरिया के अंदर था, तो हम इसके अंदर भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पूरे सिंध के अंदर सारे काले करतूत को तहरीक इंसाफ साइन करके देते, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने ऑफर किया सिंध असेंबली के सामने, एमपीएस के लिए 5 स्टार रेजिडेंसी तकरीबन तैयार हो गई है। उससे बेहतर अपार्टमेंट इस वक्त पूरे कराची के अंदर नहीं है। स्विमिंग पूल है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन। हमने कहा हमारे 28 एमपीएस के फ्लैट उनको मालिकाना हकूक के साथ आप दे दें। आप भी दे दें ना? अच्छा, आप दे दें। अच्छा, आप भी दे दें। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द 200 घर हैं, वो आप भी दे दें। नहीं तो जनाब आला, इसका मतलब आपने देने नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीट करता हूँ ना। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो अकाउंट है उसमें 6 से 7 अरब रुपए तो पड़े हुए हैं ना, उसमें से उनको पेमेंट दे दे। इनका क्या कसूर है? इनको बिल्कुल सही बात दी जा रही है। चले, अल्लाह करे कि जो आपने 2 मशवरे दिए हैं इसके ऊपर अमल दरामद हो। ये 2 मशवरे आपने बहुत अच्छे दिए, अल्लाह करे इस पर अमल दरामद हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शेख जमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ अख्तर फारूकी साहब। कराची के लोग कैसे लेंगे फ्लैट, किस तरह लेंगे घर, ये तय नहीं है और ये तय नहीं नजर आ रहा। नस्ला टावर वाले मामले पे क्या होगा ये भी अभी तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी करेगी, दरखास्त को ले लेगी, क्या होगा ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर शेयर करता हूँ, लेकिन वो दुख के साथ। एक नौजवान है, पराठे पकाता है, चाय पराठे। उसने बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, पैसे नहीं है उसके पास, पाकिस्तान का झंडा लेके घूम रहा है सारी दुनिया में, पैसे नहीं होते उसके पास। थोड़ी देर में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जहां आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको टैलेंट नज़र आएगा। एक जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान होंगे। आप यकीनन हर चाय के होटल पे आपने पराठे खाए होंगे, चाय पी होगी। मैं बहुत ज़्यादा चाय और पराठे का शौकीन हूँ, बहुत चाय पराठे खाता हूँ। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं वहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल हीरो होगा जो पराठे लगा रहा होगा या चाय बना रहा होगा, और उसके पास तमगे होंगे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और वो यही सोचता रहेगा कि काश कभी मुझे सही किस्म की स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो ये तमगा तो मैं यूं करके ले आऊं। ऐसे 2 हीरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये स्टोरी, इस तरह की स्टोरी हम नेशनल चैनल्स के ऊपर भी शायद हम लोग कवर नहीं कर पाते। और जो सोशल मीडिया का रोल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक व्लॉगर हैं, उनका एक लंबा ताल्लुक जो है वो बोल से रहा है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन, जिन्होंने ये हीरो को ढूंढा और उस पर स्टोरी की। वो स्टोरी मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। मैंने उनको दावत दी है। हसन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हसन, आपने कैसे ढूंढा इन्हें, और ये आप जब स्टोरी कर रहे थे तो आपके जहन में क्या था? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फैसल भाई। अच्छा फैसल भाई, होता ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे हीरोज़ होते हैं जो कि हमें रोज़ाना की डेली लाइफ में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश नहीं होती कि उनको हाईलाइट करें। मैं ऐसे ही गुजर रहा था, मेरे दोस्त हैं बल्दिया टाउन में रहते हैं, मैं उनके पास गिरा, हम चाय पीने गए तो वहाँ पे ये पराठे बना रहे थे। उन्होंने जिक्र किया कि ये पराठे बनाते हैं और इनके पास इतने मेडल्स हैं। तो जब मैं इनके पास आया तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इतने मेडल्स हैं और मेरी चैम्पियनशिप होने वाली है 19 तारीख को। उस दिन जो है 15 तारीख थी। तो हम लोगों ने 15 तारीख को वीडियो बनाई और हम लोगों ने कराची की, पाकिस्तान की आवाम से अपील की कि भाई ये जो हैं शख्स हैं और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इतना सब कुछ ला चुके हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये और भी मेडल ला सकते हैं। फिर ये हुआ कि वो वीडियो जो है पाकिस्तान वालों के दिलों में गई और उन्होंने बात को समझा और उन्होंने सपोर्ट किया और विद इन 2 डेज़ जो है हमारा सारा अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड था वो पूरा हो गया। ज़बरदस्त। आपकी वो क्लिप दिखाते हैं जिसकी वजह से
मैं अपनी टीम से कहता हूँ ज़रा क्लिप दिखाएं, उसके बाद मैं वो हीरो आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये क्लिप देखें जो हसन, मैं इनका तारुफ करवाते वक्त फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बात बुरी नहीं है कि आप चाय बनाते हैं, आप पराठा बनाते हैं, प्राउड फील करना चाहिए, मुझे भी फ़ख्र हो रहा है। निसार अहमद साहब बैठे हैं, परसों आए हैं और इन्होंने रशिया के अंदर ताजिकिस्तान के प्लेयर को हराया है, कांसी का तमगा जीता है। आपको खुशामदीद। आपसे बात करता हूं, लेकिन इनके जो फेडरेशन है उसके मसाइल भी बहुत सारे हैं। वो मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है सनाउल्लाह काकर साहब, आपको भी खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर। ये पराठे बनाना, चाय बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम आपके पराठे भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे और आपको चाय पिलाएंगे भी। लेकिन ये शौक आपका पाकिस्तान के लिए, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप रशिया गए, रिसेंटली आप जीत कर आए माशाल्लाह कांसी का तमगा। क्या मुश्किलात थी और ये जो हसन ने काम किया उससे कितनी मुश्किलात में कमी आई? सबसे पहले तो मैं बोलने का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। और उसके बाद जो स्पेशल थिंग्स मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान किक बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट समीउल्लाह काकड़ साहब के, अच्छा। जिन्होंने मुझे मेरी आवाज़ सुनी और मुझे चांस दिया गया इंटरनेशनल फाइट खेलने के लिए। ये उस क्लिप के बाद इन्होंने चांस दिया या जी पहले जी से? पहले से तो तय था, लेकिन 100% नहीं था, कंफर्म नहीं था कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा। स्पॉन्सरशिप का जो वाला मसला था, 2,20,000 जी जी। उसके बाद हसन भाई आए और उसने वीडियो बनाई। मुझे इतना यकीन नहीं था क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था कि भाई ये भी कैंसिल होने, जिस तरह 2020 में भी कैंसिल हो चुका है अजरबैजान का पैसे होने की वजह से। जी 2020 में आपको कौन सी चैंपियनशिप जीतनी थी? अजरबैजान में भी किक बॉक्सिंग का चैंपियनशिप हो रहा था इंटरनेशनल। तो उसके बाद जब हसन भाई आया, फिर पाकिस्तानी आवाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की इस टूर्नामेंट के लिए और मुझे ये जो अमाउंट चाहिए था वो पूरा करके दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान का झंडे में ट्रैक सूट हम पहन के जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी प्राउड फील होता है माशाल्लाह। और एक तो जो डाइटिंग प्लानिंग है, न्यूट्रिशन वगैरह हमारा बिल्कुल उनके मुताबिक ट्रेनिंग नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चैम्पियन रहे। तो उसके बाद जब उधर गए जो इंटरनेशनल फाइटर ताजिकिस्तान, रशिया और इस तरह बड़े बड़े ममालिक के सामने। ये आपने फैशन में लगाया क्या है? ये वाइट वेट क्या लगाया? टाके लगे हुए? जी ये क्वालिफाई राउंड में ताजिकिस्तान के सामने पंच लगे जी। तो अच्छा। उसके बाद सेमीफाइनल रशिया के साथ आया और रशिया से जो अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मसाइल क्या हैं काकर साहब, क्या मसाइल हैं? एक प्लेयर वो उसमें इतना पैशन वो सामने नहीं आ पा रहा और उसको मदद नहीं हो पा रही। अब आज तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे मसाइल रखें ताकि वो जो हक है इन खिलाड़ियों का उनको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोल्ट चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इनवाइट किया। ब्रदर पे तकरीबन पिछले 10 साल से मैं किक बॉक्सिंग के लिए काम कर रहा हूं। इससे पहले तकरीबन 2018 और 19 में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल मेडल्स है वो किक बॉक्सिंग की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ला चुके हैं माशाल्लाह। इस चैम्पियनशिप से पहले 2019 में जब निसार ने गोल्ड हुआ था नेशनल गुजरांवाला में, तो मैंने निसार की सिलेक्शन की थी। मैंने निसार को कहा था मेरे पास एक प्लेटफार्म बना हुआ है किक बॉक्सिंग की पूरी दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है। मगर आपको पता है कि हमारे पास मसाइल बहुत सारे ज़्यादा हैं। इस चैम्पियनशिप में निसार से कहा था, मैंने कहा निसार मैंने आपकी सिलेक्शन की, आप माशाल्लाह एक अच्छे खिलाड़ी हो, मगर मैं स्पॉन्सर यहाँ तक कर सकता हूँ कि मैं आपको एक जहाँ तक मुझसे हो सकती है मैं एक 75% में से मतलब 100 में से 25% में आपको स्पॉन्सर कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इसकी खातिर मैं इस्लामाबाद गया हूँ, इसके खातिर मैं पाकिस्तान जो आपको गवर्नमेंट फंड देती है आपकी? नहीं देती गवर्नमेंट को। आपकी एसोसिएशन चलती कैसे? कितने खिलाड़ी आपकी एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं जो निसार जैसा रिजल्ट दे सकते हैं, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अभी हमने नेशनल करवाया था कोयटा के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन मेल फीमेल के 300 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। हर वेट के एक चैंपियन बने हैं। 300 खिलाड़ी मेल फीमेल जो है उसमें शिरकत की थी। तो हमारे पास निसार जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ कि निसार जैसे 100 खिलाड़ी से ज़्यादा हमारे पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, जिस तरह निसार अहमद ने किया था। अच्छा ये बताइए कितने फंड की ज़रूरत होती है? अगर 300 खिलाड़ियों को आपने ट्रेनिंग देनी है, उनके डाइट प्लान्स बनाने हैं, उनको ट्रैवल करवाना है, इंटरनेशनल कंपटीशन में ले जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, वहाँ तक जीत के प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है एक साल में?
100 खिलाड़ियों का मतलब ये नहीं होता कि हम 100 खिलाड़ियों को बैक वक्त ले जा सकते हैं। ये होता है हमारे पास एक सर्कल होती है कि हमारे पास ये बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए होती है। तो कभी कभार जरा भी निसार इस फाइट में इंजर्ड हो गए तो अगले फाइट में हमने निसार की वेट में दूसरे लड़के को उठाना होता है। तो मैक्सिमम हमारे पास 10-12 खिलाड़ी हर चैंपियनशिप के लिए दरकार होते हैं। जिस तरह इस रशिया के अंदर जो थे 2,20,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्चा आ रहा था, तो हमारे पास नहीं था। अगर 10 के हिसाब से आप हिसाब लगेंगे तो 22 लाख रुपए जो है इस चैंपियनशिप के जो है, यानी कि 22 खिलाड़ी आपके क्वालिफाई कर रहे हैं उस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए। जी जी बिल्कुल। निसार, आपने राब्ता किया, हसन ने आपकी स्टोरी चलाई, आपकी एसोसिएशन ने आपको सपोर्ट किया, आपने जाके मुकाबला किया और आपने जाके कांसी का तमगा जीता। अगले टारगेट्स आपके क्या हैं? ये तो मेरा पहला सीढ़ी था जब मैं इंटरनेशनल फाइट का ख्वाब था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। मैंने वहाँ देखा, इन्वायरमेंट देखा। 2018 में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप किया था जिसमें मैं हार गया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नेशनल के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए। तो आल सिंध खेला था और नेशनल खेला, नेशनल में फर्स्ट फाइट हार गया। फिर दूसरा 2019 में मैं सिल्वर सेकंड पोजीशन आया, फिर भी मेरा अंदाज़ा हुआ कि कितना। इस तरह फिर जब 20 में मैं गोल्ड हो गया था, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी उस हिसाब से। तो अब इंटरनेशनल का पहला फाइट मैंने खेला, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो मुझे वहाँ के खिलाड़ियों, वहाँ के स्पीड, वहाँ के टेक्निक सबका अंदाज़ा हो गया कि मुझे और कितना मेहनत करना है। मेरा डाइटिंग प्लान किया है और मैंने कितने घंटे मेहनत करनी है उनको हराने के लिए। तो उस हिसाब से समीउल्लाह कक्कड़ साहब ने उधर रब्ते किए और उधर उसको पता चल गया कि नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारे तकरीबन इटली में होने जा रहा है। तो मार्च में उसका लेटर भी इशू हो जाएगा, वो भी वर्ल्ड किक बॉक्सिंग। आपको कितना फंड चाहिए मार्च वाले टूर्नामेंट में शिरकत के लिए? तकरीबन यही आने जाने का टिकट और होटल वगैरह के लिए तकरीबन यही 2.5 लाख रुपए तक चाहिए। 2.5 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया निसार, बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसी स्टोरी को दिखाई और बड़े प्राउड कर रहे हैं पाकिस्तानी। मेरा ख्याल है कि ये रकम इतनी ज़्यादा नहीं है। हम इस फोरम से अपील करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, मुखैर हजरात से भी, कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे खेल हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है और कोई बड़ा फंड नहीं चाहिए। उम्मीद है इनका इंशाल्लाह इटली का जो टूर्नामेंट है उसके लिए फंडिंग हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर लाएंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।